आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए 1858 का अधिनियम 1857 के विद्रोह ने कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इसके पश्चात कंपनी से प्रशासन का दायित्व वापस लेने तथा ताज द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई कि जो अभी तक कार्य कंपनी दे रही थी उस कार्य को सीधे ताज के द्वारा देखे जाने की मांग तेज हो गई। इसीलिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन के संसद को दे दिया गया। जो भारत का शासन था ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनी और कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। डायरेक्टरों की सभा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड या अधिकार सभा समाप्त कर दिए गए तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट, जो 15 में से 7 सदस्य थे उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबंध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। अब गवर्नर जनरल भारत के ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा तथा उसे वायसराय की उपाधि दी गई 1858 के अधिनियम के तहत। ताज संरक्षण ताज सपरिषद राज्य सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में बट गया। अनुबद्ध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित किया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था 1861 से आगे के संवैधानिक विकास हेतु स्वतंत्रता संघर्ष से संबद्ध अध्याय को देखें। भारत में सिविल सेवाओं का विकास। भारत में सिविल सेवाओं का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मसलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था स्थापित की गई, जो भारत में प्राप्त किए गए क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों को देखने वाली सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गई। वास्तव में शुरुआती दौर में सिविल सेवा शब्द का प्रयोग कंपनी के वाणिज्यिक मसलों को देखने वाले कर्मचारियों और सैन्य तथा
नौसेना में कार्यरत कर्मियों के बीच अंतर करने के लिए किया गया। धीरे धीरे लोक सेवकों को अन्य जिम्मेदारियां तथा अधिकार प्रदान किए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल 1786 से 1793 पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ किया तथा उन्हें संगठित किया। उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए। पहला, वेतन में वृद्धि। दूसरा, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। तीसरा, अधिकारियों द्वारा रिश्वत एवं उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध। चौथा, वरिष्ठता के आधार पर तरक्की दिए जाने को प्रोत्साहन। वर्ष 1800 में वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 ने प्रशासन के नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेजली वर्ष 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वेलेजली के इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी तथा इसके स्थान पर इंग्लैंड के हैलीबरी में नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। यहां भारत में नियुक्ति से पूर्व इन नव नियुक्त प्रशासनिक सेवकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। चार्टर अधिनियम 1853 में सिविल सेवा संबंधी प्रावधान। इस एक्ट के द्वारा नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया तथा सभी नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने लगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। कंपनी के उच्च पदों में नियुक्ति के लिए प्रारंभ से ही भारतीयों के लिए द्वार पूर्णतया बंद थे। इसमें भारतीय पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। कॉर्नवालिस का विचार था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। 1793 एक चार्टर एक्ट के द्वारा 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद कंपनी के अनुबंध अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक रखने के निम्न कारण थे। अंग्रेजों का यह विश्वास कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व संभालना चाहिए। अंग्रेजों की धारणा कि भारतीय ब्रिटिश हितों के प्रति अयोग्य, अविश्वसनीय एवं असंवेदनशील हैं। यह धारणा कि इन पदों के लिए यूरोपीय ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा उनके बीच ही इन पदों को प्राप्त करने हेतु बड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब ये पद भारतीयों को क्यों दिए जाएं? यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के पदों हेतु भारतीयों के लिए ही प्रवेश के द्वार खोल दिए गए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, किंतु वास्तव में कभी भी इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया। 1857 के पश्चात 1858 में साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया कि सरकार सिविल सेवाओं में नियुक्त के लिए रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी तथा सभी भारतीय स्वतंत्रता पूर्वक अपनी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। किंतु इस घोषणा के पश्चात भी सभी उच्च प्रशासनिक पद केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित रहे।
भारतीयों को फुसलाने एवं समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित कर दिए गए, जिससे भारतीयों को लगा कि वे इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, इस अधिनियम द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए, किंतु यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, अंग्रेजी माध्यम से। इसमें ग्रीक एवं लैटिन इत्यादि भाषाओं के विषय होंगे। प्रारंभ में इस परीक्षा के लिए आयु 23 वर्ष थी। तदुपरांत यह 23 वर्ष से 22 वर्ष 1860 में, फिर 21 वर्ष 1866 में और अंत में घटाकर 19 वर्ष 1878 में कर दी गई। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। 1878 से 1879 में लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार प्रशासन के 1/6 अनुबंध पद उच्च कुल के भारतीयों से भरे जाने थे। इन पदों के लिए प्रांतीय सरकारें सिफारिश करेंगी तथा वायसराय एवं भारत सचिव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इनकी पदवी और वेतन संत्रावित सेवा से कम होता था, लेकिन यह वैधानिक सिविल सेवा असफल हो गई तथा 18 वर्ष पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया।